आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 20 अगस्त 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में उतारा अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर। आखिर किस बड़ी जंग की तैयारी हो रही है? हूथियों ने फिर सऊदी अरब पर बोला बड़ा हमला, इस बार निशाने पर रहे अहम ठिकाने। यमन में ईरान को लगा बड़ा झटका, हूथियों के बीच IRGC के मेंबर्स के मारे जाने की खबर। और इसी के साथ देखिए, रूस ने यूक्रेन के अहम शहर पर बरसाए तबाहकुन बम। ईरान ने अपनी डिफेंस ताकत को लेकर किया बड़ा दावा। सीरिया पर इस्राएली हमले के बाद तुर्की की इस्राएल को सीधी वार्निंग। नेतन्याहू ने इलेक्शन में वोट कमाने के लिए 4 दुश्मनों के कंधों पर डाल दी अपनी पूरी सियासत। इस्राएल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अचानक हो गया ठप, नेतन्याहू तक को मैदान में उतरना पड़ा। और भारत के संभल की जामा मस्जिद को लेकर फिर बड़ा तनाव, भगवा भीड़ को पुलिस ने खदेड़ा। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। तफसील से खबरें लाऊं उससे पहले कुछ बड़ी अपडेट सुन लीजिए और गौर कीजिए कि मिडिल ईस्ट में एक साथ कई मोर्चों पर टेंशन बढ़ती कैसे दिखाई दे रही है। अमेरिका ने USS जॉर्ज वाशिंगटन नाम के एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। अमेरिकी मिलिट्री की सेंटकॉम ने इसकी कंफर्मेशन कर दी है। ये डिप्लॉयमेंट USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की लंबे वक्त से चल रही तैनाती और उसके क्रू मेंबर्स की मेंटल हेल्थ को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हुआ है। तो ये 20 तारीख की बड़ी अपडेट्स हैं, मिक्स्ड अपडेट्स हैं। कतर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है कि हॉर्मुज़ में जहाज़ों की मूवमेंट US इसराइल वॉर से पहले जैसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को दूसरे को सियासी तौर पर ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। ईरान की तरफ इशारा था। मिस्र ने भी हॉर्मुज़, बाब अल मंदब और रेड सी को लेकर एक सख्त वार्निंग दी है। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्देलत्ती ने कहा है कि किसी भी मुल्क को फ्री नेविगेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं मिल सकती। इस पर एक डिटेल खबर बाद में देंगे इसी वीडियो में। चाइना ने ईरान के खिलाफ ट्रंप के इकोनॉमिक D-Day कैंपेन की मुखालफत की है। चीन का कहना है कि ईरान पर और सैंक्शंस लगाने से बाकी मसले हल नहीं होंगे। उधर ईरान ने भी अमेरिका की नई इकोनॉमिक पॉलिसी को डाइवर्जन टैक्टिक बताया है। कहा है कि ध्यान भटका रहा है ट्रंप। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका की नाकाम पॉलिसीज़ को और आगे बढ़ाने से अमेरिका को और ज़्यादा शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और दोस्तों, एक अपडेट ये है कि यमन के पास एक जहाज़ को 6 हथियारबंद हमलावरों ने कब्जे में ले लिया है। UK MTO के मुताबिक हमलावरों ने जहाज़ को अपने कंट्रोल में लेकर उसे सोमालिया की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी मिलिट्री मौजूदगी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ कतर और मिस्र हॉर्मुज़ और रेड सी में फ्री नेविगेशन की आज़ादाना मूवमेंट की बात कर रहे हैं जहाज़ों की। और चाइना और ईरान अमेरिका की नई इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक प्रेशर और मिलिट्री प्रेशर तीनों एक साथ त्रिमूर्ति बनकर आगे बढ़ रहे हैं। अब खबरें तफसील से। यमन के हूथियों ने एक बार फिर सऊदी अरब को ताज़ा हमलों से दहला दिया है। हूथियों की आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने 20 अगस्त की देर शाम ये बताया कि सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सऊदी अरामको के अहम ठिकानों पर एडवांस ड्रोन्स और मिसाइलों से सटीक हमला किया गया, प्रिसाइज अटैक। याहिया सारी के मुताबिक इन हमलों ने सऊदी अरब की मिलिट्री और इकनॉमी से जुड़े अहम मकामात को सीधे हिट करके भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने साफ किया कि ये जवाबी कार्रवाई सऊदी अरब की लगातार कार्रवाइयों का सीधा और मुंह तोड़ जवाब है। हूथीज़ ने वार्निंग दी है कि जब तक सऊदी अरब अपने हमले बंद नहीं करेगा तब तक उसके इन सेंसिटिव ठिकानों पर ऐसे ही बड़े ऑपरेशंस जारी रहेंगे। यमन की जंग में ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आई है। यमन में सऊदी एलाइड फोर्सेस के हमले में ईरान की IRGC के मेंबर्स और कमांडर्स मारे गए हैं। खबर ये है, 20 अगस्त की रात आई इस खबर को सुन लीजिए, पढ़ लीजिए स्क्रीन पर। अल अरेबिया ने यमनी मिलिट्री ज़राए के हवाले से दावा किया है कि यमन में मारे गए 3 विदेशी लड़ाकों में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के 2 मेंबर्स शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारा गया तीसरा लड़ाका इराकी शहरी था, जिसके ताल्लुकात भी IRGC से बताए जा रहे हैं। ये तीनों लड़ाके यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुकूमत की फ़ौजों के साथ हुई झड़प या ज़बरदस्त झड़पों के दौरान मारे गए हैं। हालांकि इस झड़प की सही जगह और वक्त का अभी खुलासा नहीं किया गया है। इसके अलावा अल अरेबिया ने यह भी बताया
कि फतह ब्रिगेड से जुड़ी हूथियों की 3rd ब्रिगेड का कमांडर भी एक ड्रोन स्ट्राइक में बुरी तरह जख्मी हो गया है। और अब अखबारों की हेडलाइंस में सीधे तौर पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यमन में हूथियों के बीच क्या कर रहे हैं। बात रूस और यूक्रेन जंग की। रूस के ताज़ा हमले यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचा रहे हैं। क्रामातोर्स्क से सामने आए नए वीडियो में रूसी हमलों के बाद भारी नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। ये शहर डोनेट्स्क रीजन का एक बहुत बड़ा और अहम शहर है। यूक्रेन का ये शहर मौजूदा फ्रंट लाइन से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। ईस्टर्न मोर्चे पर लड़ रही यूक्रेनी फौज के लिए ये शहर एक अहम रियर बेस और सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है, जहां से हथियारों और रसद की सप्लाई होती है। रूस इस पूरे शहर पर तकरीबन रोज़ाना अपने ख़तरनाक ग्लाइड बॉम्ब्स यानी UMP के किट्स वाले फैब 250 बमों, सुसाइड ड्रोन्स और भारी तोपखाने से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लगातार हो रही इस रूसी बमबारी ने क्रामातोर्स्क में यूक्रेनी फौज की सप्लाई लाइन और डिफेंस को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। एक और खबर ईरान से। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा और अहम बयान सामने आया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हालिया दूसरी और तीसरी फर्जी जंगों ने मुल्क की डिफेंस सलाहियतों और हथियारों को टेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन मैदान का काम किया। यानी ये जंगें ईरान के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बन गई। ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक डिफेंस इंडस्ट्री के शोबे में सालों की मेहनत से जो कुछ बनाया और डेवलप किया गया था, उसे मैदान जंग में अमली तौर पर इस्तेमाल करके परख लिया गया। ईरान ने दावा किया है कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री के इन हथियारों और सिस्टम्स ने दुश्मन के मंसूबों और उसके मकसदों के एक बड़े हिस्से को नाकाम करने में पूरी कामयाबी हासिल की और इन डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन के सारे अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए उसे गहरे सदमे और खौफ में डाल दिया है। ईरान का दावा है। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये ईरान के आसपास की है और ये बताती है मामला ख़तरनाक है। सैटेलाइट तस्वीरों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक बहुत बड़े ऑयल स्पिल का खुलासा हुआ है। ये भारी तेल रिसाव ऑयल टैंकरों पर हुए ताज़ा हमलों और बमबारी की वजह से फैला है। समंदर में तेज़ी से फैलते इस तेल के बाद अब बड़ा ख़तरा पैदा हो गया है एक्वेटिक लाइफ पे भी। माना जा रहा है कि दुबई के पूरे साहिल यानी कोस्ट पर जल्द ही इस कच्चे तेल की मोटी परत फैल सकती है, जिससे समुद्री ज़िंदगी के साथ साथ UAE के पूरे साहिली इलाके के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान खड़ा होने का अंदेशा बढ़ गया है। हमले होर्मुज़ में हुए, ईरान के साहिल से होता होता तेल बह निकला। अब UAE, मैंने बताया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यूं करके जो है ना, उधर ईरान, इधर ओमान और ओमान के साइड में हल्का सा छुपा हुआ UAE। तो UAE के लिए बड़ा मसला है। बढ़ते हैं आगे। रेड सी में लगातार हूथियों के बढ़ते हमलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की तरफ से जहाज़ों पर किए जा रहे अटैक्स के बीच अब मिस्र और कतर दोनों की तरफ से सख्त पैगाम आ गया है। ये पैगाम हूथियों के लिए भी है, ईरान के लिए भी है। एक तरफ मिस्र ने साफ कहा है कि समुद्री रास्तों को धमकी देना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता या वहां हमले करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ कतर ने कहा है कि समुद्री रास्तों को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए होस्टेज नहीं बनाया जा सकता। मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्देल अत्ती ने यह कहा है कि किसी भी मुल्क को फ्री नेविगेशन में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, बाब अल मंदब और रेड सी में। उन्होंने कहा कि जहाज़ों की मूवमेंट को धमकी देना रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है। साथ ही उनका कहना है कि इसका असर अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर भी पड़ सकता है। ये सब कुछ 20 अगस्त को कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ मिस्र के बयान में एक अहम बात है। मिस्र ने कहा है कि ऐसी धमकियां बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यानी क्या काहिरा सिर्फ बयान दे रहा है या आगे चलकर इन समुद्री रास्तों की हिफाजत के लिए कोई एक्शन भी ले सकता है मिस्र? उधर कतर की तरफ से भी इसी मामले पर सख्त बात सामने आई है। कतर का कहना है कि समुद्री रास्तों को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता। यानी कतर का इशारा साफ है कि हॉर्मुज़ और रेड सी जैसे अहम समुद्री रास्तों को सियासी प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करना काबिल कबूल नहीं है। और अगर दोनों बयानों को साथ रखकर देखें तराजू पर, तो बात सिर्फ जहाज़ों की मूवमेंट तक महदूद नहीं रहती दोस्तों। अब रीजन में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर हॉर्मुज़ और बाब अल मंदब जैसे रास्ते जंग और सियासी दबाव का जरिया बनते रहे, तो क्या मिस्र और कतर आने वाले दिनों में सिर्फ डिप्लोमेटिक बयान देंगे या फिर अपनी तरफ से कोई ठोस कदम भी उठाएंगे?
इसराइल और तुर्की के बीच हालात थोड़े टेंस हो रहे हैं। सीरिया में इसराइल के एयर स्ट्राइक के बाद तुर्की ने भी अब नेतन्याहू को सीधी वार्निंग दे दी है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि सीरिया में इसराइल की तरफ से हालात बिगाड़ने वाली हरकतों के खिलाफ तुर्की अपना एक्शन जारी रखेगा। वो एक्शन कैसा होगा आई डोंट नो। इसराइली वॉर प्लेन्स ने मंगल को सीरिया के अबू अल दुहुर मिलिट्री एयरबेस पर 8 एयर स्ट्राइक्स की थी, मैंने आपको बताया। इन हमलों में एयरबेस के रनवे को टारगेट किया गया था। इसके बाद तुर्की की प्रेसिडेंसी के डायरेक्टर ने 20 अगस्त को ये कहा है कि तुर्की सीरिया के साथ खड़ा रहेगा और नेतन्याहू की तरफ से सीरिया में की जा रही हालात बिगाड़ने वाली हरकतों का मुकाबला करता रहेगा। बयान देकर दुरान ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तुर्की के खिलाफ दुश्मनी को अपनी पॉलिटिकल पोजीशन मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी रेडिकल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कंपटीशन में नेतन्याहू अपनी सियासत चमकाने के लिए तुर्की और रीजन के दूसरे मुल्कों के खिलाफ दुश्मनी को और ज़्यादा हवा दे रहा है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीरिया में तुर्की की मिलिट्री मौजूदगी और उसके बढ़ते रोल को लेकर इसराइल और तुर्की के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है। यानी अब मामला सिर्फ सीरिया में हुई एक एयर स्ट्राइक तक महदूद नहीं है। सीरिया अब इसराइल और तुर्की के बीच बढ़ते टकराव का नया फ्रंट बनता दिखाई दे रहा है। ये दबदबे की लड़ाई है। नेतन्याहू को अगला इलेक्शन जीतने के लिए दुश्मनों की तस्वीरों की ज़रूरत पड़ गई है। अपने 4 बड़े दुश्मनों की तस्वीरों के साथ इजराइल भर में उसकी पार्टी ने पोस्टर लगवा दिए हैं और इन 4 चेहरों को ज़रा गौर से देख लीजिए, क्योंकि नेतन्याहू की पॉलिटिक्स में ये चारों अब एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा बन गए हैं। इसराइल की लिकुड पार्टी नेतन्याहू की पार्टी की तरफ से लगाए गए एक बिलबोर्ड में 4 लोगों की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इनमें ईरान के मुश्तबा खामनी, न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान और हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम शामिल हैं। पोस्टर पर लिखा है दे वांट नेतन्याहू टू लूज, यानी दावा किया गया है पोस्टर में कि ये चारों नेतन्याहू को इलेक्शन में हारता हुआ देखना चाहते हैं। दोस्तों, इस पोस्टर का एंगल भी काफ़ी दिलचस्प है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने इन 4 अलग अलग चेहरों को एक ही पोस्टर में रखकर अपने सपोर्टर्स के सामने एक ऐसा सियासी नैरेटिव पेश किया है जिसमें इन सभी को नेतन्याहू के खिलाफ खड़े दुश्मनों के तौर पर दिखाया गया है। यानी इलेक्शन जितना करीब आएगा उतना ही ये सवाल अहम होगा कि नेतन्याहू अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में इन दुश्मनों के खतरे को कितना बड़ा बनाकर पेश करता है। आपको ऐसा लग ही रहा होगा ना कि जैसे कि भारत में चिंदू गैंग की तरफ से कहा जाता है कि हिंदू खतरे में, हमारे हिंदू भाई खतरे में, वैसे ही इसराइल में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू खतरे में है। असल में दोनों मंडियों की सोच और टारगेट एक जैसे हैं। कुछ समझ गए होंगे। लेकिन कम से कम यहाँ जो झूठ बोला जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, वहाँ झूठ नहीं बोला जा रहा है कि नेतन्याहू खतरे में है, वहाँ सच बोला जा रहा है। उसका सियासी करियर दांव पर लगा है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त अचानक हंगामा मच गया जब वो पूरी तरह से ठप हो गया और इसकी वजह रही एयरपोर्ट के वर्कर्स की तरफ से काम का बायकॉट। भारी वर्कलोड और ऑपरेशनल मुश्किलात की वजह से एयरपोर्ट के वर्कर्स ने चेक इन और तमाम फ्लाइट्स को रोक दिया। यह हंगामा ऐसे वक्त में सामने आया जब गर्मियों का पीक सीजन चल रहा है और करीब 1 लाख पैसेंजर्स को इस एयरपोर्ट से आज यानी 20 अगस्त को सफ़र करना था। तब सब ठप पड़ गया, भीड़ ही भीड़। एयरपोर्ट के वर्कर्स का कहना है कि एयरक्राफ्ट्स, बैगेज और मुसाफिरों को संभालने में भारी दिक्कतें आ रही हैं और पार्किंग स्टैंड्स की कमी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। इसी अफरा तफरी के बीच इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी एक सख्त बयान के साथ इस मामले में कूद पड़ा। उसे कूदना पड़ा। उसने धमकी भरे लहजे में यहाँ भी कहा कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पहले की तरह खुला रहेगा और पहले की तरह ही काम करता रहेगा और जो भी इसके रास्ते में आएगा उसे पाकिस्तान भेज दिया नहीं, उसे उसके मुल्क भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान तो हमारे यहाँ की मंडली कहती है, चिला मंडली, तो उसे उसके मुल्क भेज दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग सब ड्यूअल नेशनलिटी के साथ सेटलर्स हैं, फ़लस्तीनी मालिकों की ज़मीनों पर लाकर बसाए गए हैं, फिर काम भी यहीं मिलता है। तो उनसे कहा जा रहा है भेज देंगे, तुम्हें बता दे रहे हैं, अगर यहाँ रहना है तो काम करो। बढ़ते हैं आगे। फ़लस्तीन में इसराइल की ज़ालिमाना जेलों से जब कोई फ़लस्तीनी छूटता है तो नज़ारा बिल्कुल ऐसा ही होता है, बड़ा इमोशनल। कई महीनों या सालों की कैद और जुल्म सहने के बाद जब कोई रिहा होकर बाहर आता है तो घर वालों से मिलकर उसे यकीन ही नहीं होता कि वो खुली हवा में सांस ले रहा है, वो जिंदा है,
اس کے پاس ایک زندگی ابھی باقی ہے۔ اسرائیل کی قید میں پورے 14 مہینے گزارنے کے بعد اسرائیلی فورسز نے فلسطینی قیدی سلام رزق اللہ کو آخرکار رہا کر دیا۔ میں نے پڑھا تو پتہ چلا یہ اسٹوڈنٹ ہے، بہت کم عمر کا ہے۔ سلام رزق اللہ نابلس کے ساؤتھ میں موجود کریوت گاؤں کا رہنے والا ایک لڑکا ہے۔ 14 مہینے کی اس لمبی اور تکلیف دہ قید کے بعد جب سلام اپنے گھر کے اپنوں کے بیچ پہنچا تو وہاں بے حد ایموشنل اور رلا دینے والے منظر دیکھنے کو ملے۔ بڑھتے ہیں آگے، بھارت کی خبر لینی اب ضروری، اور بھارت کی خبریں آئیں گی اب سے آپ سمجھ لیجیے۔ ہمارے ملک بھارت میں ایک ایسی بھیڑ ہے جسے اکثر مسجدوں میں اپنی عبادت گاہیں نظر آ جاتی ہیں۔ آج اتر پردیش صوبے میں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا۔ سنبھل کی تاریخی جامع مسجد کو ہری ہر مندر بتا کر وہاں جلابھیشیک کرنے جا رہے شیو سینا کے کارکنوں کو پولیس نے راستے میں ہی روک دیا، کھدیڑ دیا، یوں کہیے جسے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا ہے اسے کھدیڑ دیا جاتا ہے۔ یو پی کی مراد آباد پولیس نے زبردست بیریکیڈنگ لگا کر ان تمام کارکنوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ پولیس کی تعریف ہونی چاہیے، موقع پر کافی دیر تک افراتفری اور تناؤ بنا رہا۔ پولیس اور ایڈمنسٹریشن نے علاقے میں امن و امان بنائے رکھنے کے لیے بھاری سیکیورٹی فورس تعینات کر دی ہے تاکہ حالات کو بگڑنے سے بچایا جا سکے۔ بڑھیں آگے، ایک خبر قدرت سے جڑی۔ عمان سے اس وقت موسم کے مزاج اور خوفناک سیلاب کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ عمان کے ساؤتھ البطینہ صوبے میں موجود جرف وادی بنی خروس سے یہ ویڈیو سامنے آیا ہے۔ موسلا دھار بارش کے بعد وادی میں پانی کا زبردست بہاؤ اور سیلابی ریلے پورے افان پر ہے۔ پہاڑی علاقوں سے اترتے تیز پانی نے وادی کے راستوں کو پوری طرح سے ڈبو دیا ہے، جس سے علاقے میں آنے جانے والے راستوں پر بھاری خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ عمان کے ایڈمنسٹریشن اور سول ڈیفنس نے لوگوں کو وادیوں اور گہرے پانی کے راستوں سے دور رہنے اور احتیاط برتنے کی سخت ہدایت جاری کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ سب لوگ یہاں تک بنے رہے ہیں تو ایک سوال کا جواب دیجیے، کیا شام میں بھارت کی خبروں کا ایک بلیٹن لایا جائے؟ سلامت رہیے، خوش رہیے۔